अभी यहाँ पर हम ये स्टार्ट करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसमें मैंने आपको एक पहले निमोनिक बता रखा है यहाँ पर ये कॉप्स। अच्छा, इस केस में मैंने आपको ये पहले से बता रखा है, जब आप बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो वहाँ पर माइलिनेशन कौन करेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे होंगे। जब आप बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तो यहाँ पर जो श्वान सेल्स हैं ये माइलिनेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो यहाँ पर ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेशन कर रहे हैं, ये आपके हो जाएंगे डैमेज। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, वहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी डीमाइलिनेशन। अच्छा, यहाँ पर ना ये तो हो गई आपकी डीमाइलिनेशन आपको नज़र आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉज की, तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये आपकी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और इस केस में मैंने आपको ये पहले से बता रखा है, जब भी ऑटो इम्यून कंडीशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में जो जानी चाहिए वो है आपकी यहाँ पर फीमेल। तो यहाँ पर भी जो मोस्ट कॉमनली आपकी हो रही होगी ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपको फीमेल्स के अंदर नज़र आ रही होगी और उसके बाद यहाँ पर ये 20 to 40 एज जो है ना फीमेल्स की, उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ऑटो इम्यून कंडीशन है तो इसमें सबसे पहले तो देखते हैं आपकी पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है जो ब्रेन है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऊपर ब्रेन है और ये नीचे यहाँ पर ना ये आपका ब्लड है। अब आपको पता है यहाँ पर जो ब्लड और आपका जो ब्रेन है इन दोनों के दरमियान में आपको मिलता है ब्लड ब्रेन बैरियर और वहाँ से क्या होता है जो चीज़ें हैं ना ब्लड के अंदर ये आपकी क्रॉस करके ब्रेन की तरफ नहीं जा सकती। अब इस केस में क्या होगा यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, यहाँ पर जो टी सेल्स हैं वो किसी तरीके से यहाँ पर ब्रेन को आपके ये ब्लड को क्रॉस करके यहाँ पर जो ब्रेन है ना उसके अंदर चले जाएंगे। अब ये जो टी सेल्स हैं इनका नॉर्मली ये ब्रेन के साथ कोई भी कंटैक्ट वगैरह नहीं हो रहा। अब जब ये जाएंगे ब्रेन के अंदर और वहाँ पर जाके जैसे इनका कंटैक्ट होगा ना यहाँ पर ये माइलिनेशन के साथ, जो नॉर्मली इनको नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर ये जो माइलिनेशन है ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे हैं और वो सिंपल आपके जो होता है ना ये ब्रेन उसके अंदर पड़े हुए हैं। नॉर्मली यहाँ पर ये जो टी सेल्स हैं इनका इसके साथ कोई भी कंटैक्ट वगैरह नहीं है। जब ये जाएँगे तो यही जाकर वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई नई गेम चल रही है, तो ये क्या करेंगे, इनको लगेगा कि यहाँ पर ना ये आपके बॉडी के फ़ॉरेन है, मतलब कोई भी ना आपकी बॉडी की चीज़ नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जाके उसके साथ जैसे ही माइलिन के साथ इनका कॉन्टैक्ट होगा, तो ये जो टी सेल्स हैं ये आपके हो जाएँगे एक्टिव। जैसे ही ये एक्टिव होंगे तो आपको पता है यहाँ पर जो टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइन्स को, तो साइटोकाइन्स जो है ये आपको वहाँ पे रिलीज़ होंगे और ये जो साइटोकाइन्स है ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना उसकी परमिबिलिटी को करवा देंगे इंक्रीज़ और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स होंगे वो दोबारा से यहाँ पर क्रॉस करके जो ब्लड आप कहें ना यहाँ पर ये ब्रेन उसके अंदर यहाँ पर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ना ये बी सेल्स और उसके बाद यहाँ पर ये आपके मैक्रोफेजेस वगैरह वो भी यहाँ पर जो है ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के पास आ रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो एक्टिवेटेड टी सेल्स होंगे ये सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो बी सेल्स है ना इसको करवाएंगे एक्टिवेट। अब ये आपको पहले से पता है ये जो टी सेल्स हैं ये बी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं और जो बी सेल्स हैं ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स और जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, इन्होंने जो आपके होते हैं ना एंटीबॉडीज़ वगैरह उसको इन्होंने करवाना होता है प्रोड्यूस। अब इस केस में क्या होगा, जो प्लाज्मा सेल देंगे आपके वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं इसको ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जाएंगी और जो माइलिन है उसके साथ जाके लगना शुरू कर देंगी। तो जैसे ही ये जाके उसके साथ लगेंगी तो यहाँ पर ये ब्रेड और बटर बन गया। अब ये क्या करेंगे, जो मैक्रोफेजेज हैं ये जाएंगे और जाके ये जो माइलिन है इसको ये डैमेज कर रहे होंगे। अगर बात करें ना ये डायरेक्टली तो ये माइलिनेशन कौन करवा रही है, यहाँ पर ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहे हैं। जब ये जाके माइलिन को डैमेज करेंगे तो इनडायरेक्टली जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये आपके डैमेज हो रहे होंगे। अब यहाँ पर ये सारी कहानी कौन-सी चल रही थी, यहाँ पर हमारी ये ऑटो इम्यून कंडीशन वाली। अब इस केस में क्या होगा, जब आपके ये जो टी रेगुलेटरी हैं जिनका काम क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर ना ये रेगुलेशन करवानी होती है आपकी यहाँ पर ना ये बॉडी की। अब इस केस में क्या होगा, जब इनको पता चलेगा कि यहाँ पर ये तो नई गेम चल रही है, वहाँ पर ये ऑटो इम्यून कंडीशन चला के वहाँ पर जो ब्रेन है उसको ये डैमेज कर रहे हैं, तो ये जाएँगे और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना इसको क्रॉस करेंगे और ये जाके इनको बताएँगे कि भाई खुदा का वास्ता ये आपके अपने सेल हैं जिसको आप यहाँ पर ये डैमेज कर रहे हो। तो ये क्या करेंगे, ये जो आपके है ना ये टी रेगुलेटरी ये जाएँगे और ये जो बी सेल्स पड़े हुए हैं इसके बाद ये जो टी सेल्स और आपकी ये जो मैक्रोफेजेस हैं इनको जाके ये करवाएंगे सप्रेस और उसकी वजह से ये जो आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन है ना ये आपकी जो आपकी चल रही थी ना ये आपकी रुक जाएगी। अब ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ ना वहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो पेशेंट होता है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ना ये आपकी डिजीज़ चली। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी सेल्स हैं ये आपके गए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनको बताया और इन्होंने दोबारा से क्या कर दिया, यहाँ पर ना ये काम करना छोड़ दिया और जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके डैमेज थे वो क्या करेंगे, दोबारा से आपके रिपेयर होंगे और वो दोबारा से रिमाइलिनेशन कर रहे होंगे। लेकिन इस केस में ये जो नॉर्मल वाली यहाँ पर कंडीशन देना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बेस लाइन है तो ये यहाँ पर ना ये पूरी की पूरी बेस लाइन तक नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको फिर भी जो डिसेबिलिटी है ना ये आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर ना अगर ये हम ग्राफ बनाए ना, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये डैमेज है इस साइड पे और यहाँ पर ये टाइम है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगा, ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो डिजीज़ होगी ना ये आपकी रिलैप्स और रिमिट कर रही होगी। मतलब कि आप पेशेंट जो है उसके अंदर ये डिजीज़ चलेगी, उसके बाद रेगुलेटरी सेल जाएंगे जाके आपके जो ऑटो इम्यून कंडीशन है इसको सप्रेस करेंगे। जब सप्रेस हो जाएगी तो ये जो आपकी है ना ये जो आपकी डीमाइलिनेशन हुई है ये दोबारा से रीमाइलिनेशन होगी
लेकिन लेकिन यहाँ पर चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सारी की सारी जो आपकी होती है ना ये रीमाइलिनेशन वो नहीं होती, कुछ फिर भी जो पेशेंट है उसके अंदर ये डिसेबिलिटी रह जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर जो पेशेंट है ना, जब आप देखेंगे ना CK2 को, तो वहाँ पर वो बताते हैं जो पेशेंट है उसके अंदर ये तकरीबन 1.5 साल तक ना, अगर एक दफ़ा जो पेशेंट है ना उसके अंदर फ्लेयर आया तो तकरीबन 1.5 साल तक उसको दोबारा से फ्लेयर नहीं आता। दोबारा से जो आपके होते हैं ना ये आपकी रिलैप्सिंग और रिमिटिंग वाली जो आपकी मोस्ट कॉमन होते हैं इसके अंदर क्लिनिकल कोर्स, उसमें क्या होता है 1.5 साल तक जो पेशेंट है उसके अंदर ये दोबारा से कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आते। 1.5 साल के बाद दोबारा क्या हुआ यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर दोबारा से ये आपकी ऑटोइम्यून कंडीशन चली। अब इसके बाद क्या होगा, तकरीबन जो आपकी डिजीज़ होती है ना इस केस में वो तकरीबन 2 से 8 वीक्स के लिए चलती है। अब दोबारा से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी ऑटोइम्यून कंडीशन चली, दोबारा से यहाँ पर जो आपके रेगुलेटरी सेल्स हैं वो जाके इसको आपके ना सप्रेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये आपकी इस तरीके से चल रही होगी। तकरीबन 1.5 साल के बाद दोबारा से यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर डिजीज़ आएगी। लेकिन हर दफ़ा क्या होगा, जैसे ही आपकी डिजीज़ दोबारा से चलेगी, हर दफ़ा जो डिसेबिलिटी है ये आपकी इंक्रीज़ हो रही होगी। तो उसमें से मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पर जो सब सीक्वेंट होगी ना, सब सीक्वेंट के साथ साथ जो आपके एक्सॉन्स होंगे ये आपके डैमेज हो रहे होंगे। मतलब क्या, यहाँ पर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं सबसे पहले क्या यहाँ पर ये डैमेज हुए, जब उसके बाद आपकी ऑटोइम्यून कंडीशन आपकी रुक गई, इसके बाद क्या हुआ, ये जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है इन्होंने दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर दिया, दोबारा से रीमाइलिनेशन हो गई। अब टाइम गुजरने के साथ साथ ये आपकी जो रिलैप्स और रिमिट चल रहा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं इनकी हो जाएगी बस, और वो उसके बाद दोबारा से रीमाइलिनेशन नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर ये जो डैमेज हो रहा है ना, तो डैमेज में क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह आपके डैमेज होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये स्कार, और यहाँ पर स्कार इज़ नथिंग बट आवर प्लॉक्स। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्लॉक्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये बाद में क्या करेंगे, रीमाइलिनेशन करेंगे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो आपके बिल्कुल थक हार जाएंगे, वो आपके डाई ऑफ हो जाएंगे, और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर रीमाइलिनेशन दोबारा से नहीं हो रही होगी। अच्छा, ये जो होती है ना आपकी जो डिजीज़ हमारे यहाँ पर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसकी ना ये 4 जो है ना ये आपके इसके ना ये क्लिनिकल कोर्सेज़ हैं। मतलब एक तो आपको मैंने ये बता दी है रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग। इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे पहले डिजीज़ हुई, उसके बाद ये दोबारा से रिलैप्स करेगी। अब उसके बाद क्या होगा, तकरीबन कुछ टाइम के लिए यहाँ पर दोबारा से डिजीज़ नहीं होगी, फिर दोबारा से पेशेंट के अंदर डिजीज़ होगी, दोबारा से ये आपके वहाँ पर ना इस तरीके से ये आपकी डिजीज़ चल रही होगी। अच्छा, ये कौन सी है हमारे यहाँ पे, ये रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग पैटर्न। इसके अलावा जो दूसरा पैटर्न है वो आपने सिंपल याद रखना है, यहाँ पर सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। और उस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से डिजीज़ हुई और इस तरीके से ना यहाँ पर ये चल रही होगी, लेकिन बाद में क्या होगा, ये आपकी प्रोग्रेस कर जाएगी। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव आपको क्या बता रहा है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो डिजीज़ होगी बाद में इस तरीके से ना ये रिलैप्स और रिमिट नहीं करेगी। जो पेशेंट है उसकी ये जो डिजीज़ है ये उसकी वहाँ पर प्रोग्रेस कर रही होगी। अच्छा, 2 हो गए। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपके यहाँ पर प्राइमरी प्रोग्रेसिव, और उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो रिलैप्सिंग और ये जो रिमिटिंग है ना ये बिल्कुल नहीं होगा, और ये स्टार्ट से ही आपकी इस तरीके से ना प्रोग्रेस कर रही होगी। स्टार्ट से ही आपका जो पेशेंट उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन होगी ना ये आपकी वर्स की तरफ जा रही होगी, कोई भी रिलैप्स और रिमिट वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाद जो चौथी है वो है आपकी यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग, और उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोग्रेसिव होगी, मतलब आपकी इस तरीके से ना ये रिलैप्स भी कर रही होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो डिजीज़ है ना, मतलब नॉर्मली क्या हो रहा था, यहाँ पर इस तरीके से चल रही थी। अब इसके बाद जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग की, तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोग्रेस भी कर रही होगी और हर दफ़ा ये आपकी इस तरीके से ना ये बढ़ती जा रही होगी। मतलब ये आपकी ना इस तरीके से ना ये डिजीज़ जो है ना ये आपकी बढ़ रही होगी। मतलब अगर इसकी बताऊँ ना यार दोबारा से, ये आपकी प्रोग्रेसिव और ये जो रिलैप्सिंग है इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है नॉर्मली आपकी ये इस तरीके से चल रही है। जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग की, केस में क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी जो कंडीशन होगी ना ये आपकी स्टार्ट से इस तरीके से ना ये वर्स की तरफ जा रही होगी और इवेंचुअली ये आपकी प्रोग्रेस कर जाएगी। तो ये इसके अंदर ना यहाँ पर ये 4 इसकी ना ये आपकी क्लिनिकल कोर्सेज हैं। लेकिन इसमें जो मैंने आपको ये सबसे पहले स्टार्ट में बताया ना, हमारे यहाँ पर ये रिलैप्सिंग और ये रिमिटिंग ये आपके यहाँ पर मोस्ट कॉमन है। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये कौन-सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है? तो इसमें आपको यहाँ पर सिंपल पता चल गया, ये आपके जो टी सेल्स हैं, ये जाके यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं। तो जो टी सेल जाके हाइपर सेंसिटिविटी करवाते हैं, ये कौन-सी होती है? टाइप 4। तो जो आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये कौन-सी है हाइपर सेंसिटिविटी? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। बाकी यहाँ पर ये डैमेज हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये क्लिनिकल कोर्स वगैरह हो गया। अब यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, उनको जाके डैमेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर कहीं पे भी जाके ये डैमेज कर सकते हैं। तो जो पेशेंट उसके अंदर कोई भी आपको न्यूरोनल सिम्टम्स जो हैं ये आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है ना ये आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। मतलब जो है ना इसके अंदर कोई भी सिम्टम आ सकता है, कहीं पर भी जाके इसको ना ये डैमेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बताया हुआ कैन प्रेजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेन स्टेम या फिर उसके अलावा जो है ना ये सेरिबेलर सिंड्रोम्स वगैरह हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। पैरामिडल ट्रैक्ट जो है उसकी डीमाइलिनेशन हो सकती है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स जो हैं ये आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट से इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन होगी, डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद सबसीक्वेंट एक्सोनल डैमेज। इसके बाद ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करेगी किसको, फीमेल्स को, और एज जो है यहाँ पर ये 20 to 40 है। मोर कॉमन इन इंडिविजुअल हु ग्रो अप फार्दर फ्रॉम इक्वेटर विद लो
सीरम विटामिन डी लेवल, ये आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है। जो आपके पेशेंट होते हैं ना, यहाँ पर ये पोल्स पे, यहाँ पर ये साउदर्न पोल हो गया, उसके अलावा ये नॉर्दर्न पोल हो गया, वहाँ पर ये आपकी मोस्ट कॉमन होती है। जो इंडिविजुअल वहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे, जो बच्चे वहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे, वहाँ पर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर, तो वहाँ पर ये आपकी मोस्ट कॉमनली हो रही होती है। मोर कॉमन इन इंडिविजुअल हु ग्रो अप फार्दर फ्रॉम इक्वेटर विद लो विटामिन डी लेवल्स। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये कहीं पे भी सिम्पटम्स आ सकते हैं, कहीं पे भी न्यूरोनल डैमेज हो सकता है, कहीं पे भी सिम्पटम्स आ सकते हैं, लेकिन पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ऑप्टिक न्यूराइटिस। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व है वो आपकी हो जाएगी डैमेज, और उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये विजुअल लॉस आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर चल रही है इन्फ्लेमेशन, न्यूराइटिस आपको बता रहा है, तो ये जो आपके विजुअल लॉस होगा ये आपका होगा एक्यूट पेनफुल मोनोक्यूलर विजुअल लॉस, और उसके बाद ये एसोसिएटेड होता है विद रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। और इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो सिंपल होता है ना, हमारे यहाँ पे ये मार्कस गन प्यूपिल वो आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट है ना उसके अंदर जब ये देखेंगे ना आप, ये प्यूपिलरी इफेक्ट, जब आप ये लाइट डालेंगे एक साइड पे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो जो प्यूपिल्स हैं ये आपके कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे लाइट को डालने पर। लेकिन जब आप दूसरी साइड पर डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो प्यूपिल्स हैं ये आपके एबरेंट जो है ना, ये सही वाली जो है ना, यहाँ पर ये जो उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन वगैरह करवानी थी वो नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये आपको नजर आ सकता है मार्कस गन प्यूपिल्स। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्रेन स्टेम या फिर उसके अलावा ये सेरिबेलर सिंड्रोम्स वगैरह नजर आ सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये डायप्लोपिया नजर आ सकता है, एटेक्सिया नजर आ सकता है, स्कैनिंग स्पीच हो सकती है, इंटेंशनल ट्रेमर्स हो सकते हैं, निस्टैग्मस हो सकते हैं, या उसके अलावा यहाँ पर ये इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया वगैरह आपको नजर आ सकते हैं। इस केस में आपने याद रखना है, यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे ये आपके बायोलेटरल आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू यूनिलेटरल। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैरामिडल ट्रैक्ट्स हैं उसकी हो सकती है डीमाइलिनेशन, और उसके इसमें जो पेशेंट है उसके अंदर ये वीकनेस, और उसके बाद यहाँ पर जो स्पास्टिसिटी है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड्स के सिंड्रोम्स वगैरह चल सकते हैं। यहाँ पर आपने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर साइन है ये आपने इसके अंदर याद रखना है। यहाँ पर हमारे ये लहरमिट साइन, और इस केस में सिंपल क्या होता है, जब आप ये पेशेंट की जो नेक होती है ना वो आगे की तरफ बेंड करता है, तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको ये इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन जाती है, वहाँ पर उसको ना ये पेन होती है। और ये आपने याद रखना है, ये जो आपकी होगी ना इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन, ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो है उसके अलोंग चलेगी ऑन नेक फ्लेक्शन, जैसे नेक को आगे की तरफ फ्लेक्स करेगा तो यहाँ पर पेशेंट को होगी ये सेंसेशन जो है ना, ये शॉक लाइक सेंसेशन। और उसके बाद ये जो पेन है ना ये आपकी यहाँ पर माइग्रेट करेगी टू आपके अपर आर्म्स वाली साइड पे, ये आपकी माइग्रेट कर रही होगी। ये होगी हमारे यहाँ पर ये लहरमिट साइन, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस वगैरह आपको नजर आ सकती है पेशेंट के अंदर, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये उसकी ये हो सकता है ये उसको यूरिनेशन वगैरह ना आ रही हो। अब इसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये पैराप्रेसिस आपको नजर आ सकती है, सेंसरी मैनिफेस्टेशंस वगैरह आपको नजर आ सकती हैं अफेक्टिंग द ट्रंक और वन और मोर एक्सट्रीमिटीज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स में एक्सरसेबेट विद इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। जब पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये डिजीज चल रही होगी तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो पेशेंट है उसके जो सिम्टम्स होंगे ये आपके एक्सरसेबेट कर रहे होंगे। और इस केस में जब आपका जो पेशेंट है ये हॉट बाथ लेगा, या उसके अलावा जो पेशेंट है ये एक्सरसाइज वगैरह करेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो सिम्टम्स हैं ये उसके एक्सरसेबेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दी, यहाँ पर जो रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग है ये आपका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स है। इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट उसके ये डिजीज चलेगी और इस तरीके से ना यहाँ पर ये रिलैप्स और रिमिट कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो डिजीज़ है ये आपकी चलेगी 2 से 8 वीक्स के लिए, और जो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आएगा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स वगैरह नजर नहीं आएंगे, ये तकरीबन यहाँ पर 1.5 साल के लिए यहाँ पर चल रहा होगा। CK2 को आप देखेंगे वहाँ पर सिंपल इन्होंने ये लिखा हुआ है 2 से 8 वीक्स के लिए डिजीज़ का कोर्स चलेगा, और तकरीबन 1.5 साल के लिए यहाँ पर कोई भी डिजीज़ के सिम्टम्स वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से ये बाउट चलेगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से सिम्टम्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ये तकरीबन 1.5 साल के लिए यहाँ पर कोई भी सिम्टम्स वगैरह, कोई भी बाउट, नो इंक्रीज इन सिम्टम्स बिटवीन बाउट्स, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ जो है ना ये कोई भी सिम्टम्स वगैरह उसके ये इंक्रीज नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो सिंपल जो आपके यहाँ पर है ना ये पेशेंट के अंदर ये जो आपके एंटीबॉडीज़ वगैरह बन रही हैं, या फिर आपकी जो माइलिन की बेसिक प्रोटीन है जो आपको वहाँ पर डैमेज हो रही है, तो ये आपको यहाँ पर CSF जो उसके अंदर वहाँ पर इंक्रीज होगी। तो सिंपल यहाँ पर ये इंक्रीज IgG लेवल एंड माइलिन बेसिक प्रोटीन इन CSF। इसके अलावा यहाँ पर ये ओलिगोकोलोनल बैंड्स एड्स इन डायग्नोसिस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपकी यहाँ पर MRI, बिकॉज MRI इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो जब आप ये बात करेंगे ना ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, यहाँ पर ये MRI होगा। और ये जो आपकी यहाँ पर होगी ना ये डीमाइलिनेशन वगैरह जहाँ पर हो रही होगी ये आपको वहाँ पर नजर आ रही होगी। जो प्लॉक्स मैंने आपको बताएंगे आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पर ये पेरीवेंट्रिकुलर प्लॉक्स वगैरह आपको नजर आ सकते हैं। और ये क्या होंगे, यहाँ पर ये एरियाज ऑफ ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लॉस एंड रिएक्टिव ग्लायोसिस, वही सिंपल यहाँ पर ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वगैरह आपको वहाँ पर डैमेज हो रहे होंगे, वहाँ पर ये प्लॉक्स वगैरह आपके बन रहे होंगे।
इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके डैमेज वगैरह हो रहे हैं तो ये आपको नजर आएंगे एज मल्टीपल वाइट मैटर लीजन डिसेमिनेटेड इन टाइम एंड स्पेस। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है, कहीं पे भी आपको ना ये वाइट स्पेसिस वगैरह आपको नजर आ सकती है एमआरआई के ऊपर। और ये एमआरआई क्या है आपके यहाँ पे जो होती है ना ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके केस में आपकी डायग्नोस्टिक होती है। पेशेंट की यहाँ पर ये फाइंडिंग्स होंगे, उसके बाद यहाँ पर ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन वगैरह होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर जो पेशेंट उसकी है ट्रीटमेंट की। तो इस केस में आपने क्या करना है, जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है आप डिजीज़ को रोक नहीं सकते। आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये जो रिलैप्स हो रहा है आपने इसको रोकना है, स्टॉप रिलैप्स। और उसके बाद जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन को आपने स्लो करना है। और इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ वगैरह दे रहे होंगे। पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये इंटरफेरॉन्स वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बीटा इंटरफेरॉन्स हो सकते हैं, ग्लाटीरामेर हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ये नटेलिजुमैब वगैरह आप वहाँ पर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है ना ये आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एक्यूट फ्लेयर्स होंगे इसको आप ट्रीट करेंगे विद आईवी स्टीरॉइड्स। जब ये पेशेंट आपके यहाँ पे ना ये आपके पास प्रेजेंट करना है ना एक्यूट सिम्टम्स के साथ, तो आप उसको ये स्टीरॉइड्स वगैरह दे के आपकी जो इम्यूनिटी वगैरह होगी ना आप उसको स्प्रेस कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो आपके एक्यूट फ्लेयर्स होंगे उसमें आप जो पेशेंट उसके अंदर ये आईवी स्टीरॉइड्स वगैरह दे रहे होंगे। बाकी आपने क्या करना है, जो पेशेंट है उसके अंदर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह होंगे ना आप सिंपल वही कर रहे होंगे। जो पेशेंट उसके अंदर ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ये कैथेटराइजेशन वगैरह कर सकते हैं। या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बॉचुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन आप वहाँ पे दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। स्पास्टिसिटी हो रही है तो यहाँ पर ये बैक्लोफेन आप यूज़ कर सकते हैं। गाबा बी रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट वगैरह जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर पेन हो रही है तो यहाँ पर ये टीसीए या उसके अलावा यहाँ पर जो एंटी कन्वल्सेंट्स वगैरह ना ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ना ये पेशेंट की यहाँ पर सिंपल ये प्रेजेंटेशन वगैरह उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। तो जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये फटीग, डिप्रेशन, एटैक्सिया या फिर ये इंटेंशनल ट्रेमर्स वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में। ऑप्थेल्मिक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है, डायप्लोपिया हो सकता है, निस्टैग्मस हो सकती है। यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंटरन्यूक्लियर जो है ये ऑप्थेल्मोप्लेजिया आपको नजर आ सकता है। स्पीच की बात करेंगे तो यहाँ पर डिसआर्थरी आपको नजर आएगा, स्कैनिंग स्पीच होगी पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके अलावा जब ये बात करेंगे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर नजर आ सकते हैं सेंसरी सिम्टम्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है। या फिर उसके अलावा जो है ना ये आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स वगैरह ये आपके डैमेज होंगे। तो जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पास्टिसिटी वगैरह जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, ये आपको पहले से पता है जो आपके होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इसमें जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन्स। और जब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो जो आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपके ज़्यादा काम करते हैं। और जो आपके होते हैं ना जब ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स ज़्यादा काम करते हैं तो जो आपके मसल्स होते हैं ये आपके हो जाते हैं स्पास्टिक। तो इस केस में यहाँ पर जो आपके मसल्स हो जाएंगे सिंपल आपके यहाँ पर ये स्पास्टिक मसल्स होंगे। इसके अलावा जो यूरिनरी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर जो है ना ये इनकॉन्टिनेंस वगैरह नजर आ सकती है। या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये यूरिनरी रिटेंशन वगैरह आपको नजर आ सकती है। अगर तो इनकॉन्टिनेंस हो रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये मस्करिनिक एंटागोनिस्ट वगैरह देंगे। अगर तो रिटेंशन हो रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देंगे कोलिनर्जिक्स। अगर यहाँ पर हो रही है पेशेंट के अंदर जो है ना ये इनकॉन्टिनेंस, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंटी कोलिनर्जिक्स होंगे ना वो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप देखेंगे ना CK2 को तो वहाँ पर ट्रीटमेंट में उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर जब पेशेंट की बात करेंगे यहाँ पर ये एक्यूट एक्सर्बेशन की, तो यहाँ पर सिंपल मैंने आपको यहाँ पर भी बताया जब आपके जो पेशेंट है ये एक्यूट फ्लेयर्स के साथ आएगा तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको आप देंगे IV स्टीरॉइड्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्यूट एक्सर्बेशन की, तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये देंगे हाई हाई डोज ये IV स्टीरॉइड्स वगैरह। और उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट इसके साथ ठीक हो रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर इसके साथ पेशेंट आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उस केस में आप क्या करवाएंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ये प्लाज्मा एक्सचेंज वगैरह करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपकी है ना ये डिजीज़ मॉडिफाइंग आपकी मेडिकेशन वगैरह जो आपके वहाँ पे जो आपकी डिजीज़ होगी इसको वहाँ पे ये प्रोग्रेशन को कम कर रही होगी या फिर आपकी जो रिलैप्स वगैरह है इसको ये स्टॉप कर रही होगी। यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ हमारे यहाँ पे ये ना ये बीटा इंटरफेरॉन, उसके बाद यहाँ पर ये ग्लैटिरामेर, उसके बाद यहाँ पर ये नेटलिजुमैब। वहाँ पर उन्होंने ये आपकी जो है ना ये डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़ में वहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। एक तो हमारे यहाँ पर जो है ना ये ओक्रेलिजुमैब, जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये प्रोग्रेसिव चल रही है तो आप जो पेशेंट उसके अंदर देंगे ओक्रेलिजुमैब। अगर आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी रिलैप्सिंग वाली चल रही है ना, रिलैप्स और रिमिटिंग वगैरह चल रहा है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर ना ये जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स वगैरह ना ये आप यूज़ कर रहे होंगे। और वो क्या करेंगे, ये जो आपके नंबर ऑफ रिलैप्स है ना इसको ये कम कर रहे होंगे। और उस केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको ये देंगे इंजेक्टिबल्स। इंजेक्टिबल्स में वहाँ पर उन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है ABCs। और यहाँ पर सिंपल A से आप जो पेशेंट उसके अंदर देंगे ये एवोनेक्स। इसके बाद जो B है, B से आप जो पेशेंट उसके अंदर देंगे ये बीटासरॉन। और उसके बाद ये जो C है, C से आपका जो पेशेंट उसको आप देंगे ये कैपाजोन। तो ये सिंपल यहाँ पर ना ये आपकी ये डिजीज़ मॉडिफाइंग मेडिकेशन वगैरह हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है आपकी जो होगी ना ये एक्यूट एक्सर्बेशन, उसमें आप देंगे IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर वो काम नहीं कर रहे तो आप जो पेशेंट उसके अंदर देंगे ये प्लाज्मा एक्सचेंज। अच्छा, उसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये पेशेंट के सिम्टोमेटिक थेरेपी की, तो उस केस में जो पेशेंट के सिम्टम्स होंगे आप उसको ठीक कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोग्रेशन वगैरह को कम करने के लिए विद डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपीज़, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर ना कौन सी जो है ना ये चल रही है। अगर तो प्रोग्रेसिव चल रही है तो उस केस में आप जो पेशेंट उसके अंदर देंगे ओक्रेलिजुमैब। अगर तो यहाँ पर चल रही है रिलैप्सिंग और रिमिटिंग, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रिलैप्स को कम करना है। और उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे इंजेक्टिबल्स। और उसमें यहाँ पर ये ABCs आप दे रहे होंगे पेशेंट को।
अच्छा, उसके साथ-साथ वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ये आपके जो होता है ना ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये आजकल ना ये मोर कॉमन है। ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर उसके अलावा जो है ना ये इन्फ्यूजन और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये आजकल मोस्ट कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी होगी डिज़ीज़ सिंपल, आपने इसके अंदर जो याद रखना है कि कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे ये आपके डैमेज होंगे और उसकी वजह से यहाँ पर जो आपका होगा ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर ये आपको नज़र आएगी डीमाइलिनेशन। ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना सबसीक्वेंट क्या होगा, यहाँ पर जो एक्सॉन्स वगैरह होंगे ये आपके डैमेज हो रहे होंगे। ऑटो इम्यून कंडीशन तो यहाँ पर आपने याद रखना है फीमेल, फीमेल की एज होगी 20 टू 40 और उसके बाद जो इंडिविजुअल्स होंगे जो फार्दर फ्रॉम इक्वेटर आपके वहाँ पर जो है ना ये ग्रो कर रहे होते हैं, उसमें यहाँ पर ये विटामिन डी वगैरह के लेवल कम होगा, तो उसमें यहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली हो रही होगी। पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स हो सकता है, यहाँ पर आपने ये वाली 4 इसके अंदर याद रखने की आपकी क्लासिक है। जो पेशेंट उसके अंदर ये ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह आपको नजर आ सकती है, ब्रेन स्टेम या उसके अलावा जो है ना ये सेरिबेलर सिंड्रोम्स वगैरह आपको नजर आ सकते हैं। पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये पैरामिडल ट्रैक जो उसकी डिमाइलिनेशन वगैरह आपको नजर आ सकती है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ सकते हैं। शॉक लाइक सेंसेशन आपने इसके अंदर लाजमी याद रखनी है। उसके बाद जो पेशेंट उसकी जो सिम्टम्स होंगे जब ये पेशेंट के अंदर हो रहे होंगे ना, तो ये एग्जैसरबेट करेंगे विद इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट जो है ये हॉट बाथ लेगा या उसके अलावा यहाँ पर ये एक्सरसाइज वगैरह करेगा, तो ये जो सिम्टम्स होंगे उसके एग्जैसरबेट कर रहे होंगे। रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग जो इसकी है ना ये क्लिनिकल कोर्स ये मोस्ट कॉमन है। फाइंडिंग्स में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर देखेंगे ये CSF के अंदर ना यहाँ पर ये IgG और यहाँ पर जो है ना ये माइलिन बेसिक प्रोटीन इसका लेवल देखेंगे, इन दोनों को वहाँ पर डिग्री इंक्रीज्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड ये कौन सा, यहाँ पर ये MRI है और यहाँ पर आपको नजर आएंगे ये प्लॉक्स वगैरह। यहाँ पर ना ये मैं आपको पिक्चर के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो व्हाइट एरियाज बने हुए ये क्या है, यहाँ पर ये प्लॉक्स और ये जो आपके ना यहाँ पर जब आप बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो ये आपके डायग्नोस्टिक हैं। अगर तो बात करेंगे यहाँ पर ये गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो वो क्या यहाँ पर ये MRI है। अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं ना आपके मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की, तो उसमें यहाँ पर ये MRI और उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये LP, ये दोनों यहाँ पर ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हैं। अगर बात करेंगे डायग्नोस्टिक की, तो वो फिर भी आपकी कौन सी यहाँ पर ये MRI ही है। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, ये जो आपके रिलैप्स हो रहे होंगे या फिर जो प्रोग्रेशन है इसको आप वहाँ पे कम कर रहे होंगे, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज वगैरह दे रहे होंगे। जो एक्यूट फ्लेयर्स होंगे उसके इसमें आप जो पेशेंट उसके अंदर ये हाई डोज IV स्टीरॉइड्स वगैरह दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर जो भी सिम्टम्स वगैरह हो रहे होंगे, आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर, बाकी आप ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होंगे। स्पास्टिसिटी है तो यहाँ पर ये बैक्लोफेन या फिर ये गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट वगैरह देंगे। पेन है तो यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर TCS या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये एंटी कन्वल्सेंट्स। यहाँ पर क्या जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना ये डिप्रेशन या फिर ये अटैक्सिया वगैरह भी हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये TCS या फिर आपकी जो एंटी कन्वल्सेंट्स वगैरह है ना ये आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, तो यहाँ पर ये जो पेशेंट उसके अंदर कैथेटराइजेशन या उसके अलावा यहाँ पर जो मस्क्रेनिक एंटागोनिस्ट वगैरह या फिर यहाँ पर ये बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन वगैरह ये आप वहाँ पर कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ ना मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में नहीं बताई, वो है आपकी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसकी क्लासिक ट्रायड। इसमें आपने याद रखना क्लासिक ट्रायड में आपको 3 चीज़ें नजर आती हैं। इसकी जो क्लासिक ट्रायड है ना इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये चारकोट ट्रायड, और यहाँ पर आपको नजर आएंगी 3 चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको नजर आएगी कौन सी, यहाँ पर ना सबसे पहले यहाँ पर ये स्कैनिंग स्पीच। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो जो पेशेंट उसके अंदर ये जो ऑप्थेल्मोप्लीजिया चल रहा है, इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ये आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी है यहाँ पर है ये निस्टैग्मस। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है चारकोट ट्रायड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में आपकी ये क्लासिक ट्रायड है, और ये 3 चीज़ें आपने इसके अंदर याद रखनी है, स्कैनिंग स्पीच, इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया, उसके बाद यहाँ पर ये निस्टैग्मस। तो ऐसा करते हैं, आपकी जो है ना ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।